एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने अपना न्यू क्वेश्चन बैंक रिलीज करा उस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे भाई किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जहाँ पे डेरिवेशन है, तो आपको बता देंगे ये वाली डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है और इस पर्टिकुलर वीडियो में जाके डेरिवेशन आप देख सकते हो। और जितनी भी वीडियोस का लिंक है वो आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई डेरिवेशन सीरीज से आप डेरिवेशन देख सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका लेवल कैसा है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है या ज्यादा आसान है, या फिर इसके अंदर ऐसा होने वाला भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं, कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्या ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये न्यू क्वेश्चन बैंक के अंदर सीबीएसई ने वही बोला यार, जिस तरीके से सीबीएसई का सैंपल पेपर था उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। वही उतने नंबर के एमसीक्यू है, फिर उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है तो वो बहुत जल्दी से इसको शुरू करते हैं और हम यहाँ पे इनके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को क्या दे रखा है, देयर आर द इमेजेस बिलो शो टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आके, अब देखो आपने अगर हमारे साथ क्लासेस लगाई हो ना, तो क्लासेस लगाने के बाद आपको पता होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है। और ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे आके क्योंकि लाइंस पास आ रही हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस पास है तो E2 जो है वो E1 से बड़ा होगा, E2 जो है वो E1 से बड़ा होगा। तो भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। The options are, what are the various options? The field in both the 1 and 2 arises due to a single positive charge. ये तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो तो एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली है। अब यहां से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई नजर नहीं आ रही। The electric field in both 1 and 2 can be created by negative charge located somewhere on the left of the positive left and positive charge somewhere on the right। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब राइट साइड में। पहले ऑप्शन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ 1 and 2 arises due to a single positive charge located somewhere on the left। लेफ्ट में पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी वजह से दोनों का पैटर्न आ रहा है। देखो वो रेडियली आउटवर्ड जाती है, ये तो बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन दिस इज नॉट रेडियली। अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, दिस इज नॉट रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, दिस इज नॉट रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ 1 and 2 कैन बी क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज लोकेटेड ऑन समवेयर ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर से ये रेडियल ही नहीं है। These electric fields are not radial। अब the electric field in one is same everywhere, सब जगह सेम है, बिल्कुल दिख रहा है, हर जगह सेम है, बिल्कुल बात कर रहे हैं। But the electric field in second becomes stronger as we move from left to right। हम इधर जा रहे हैं तो ये स्ट्रांग हो रही है, इधर जा रहे हैं तो ये स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि ये पास आ रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसके अंदर सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और इधर आने के बाद ये स्ट्रांग हो रही है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ रही है। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ, अब अगर हम ये बोल रहे हैं भी अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं दोनों केसेस में स्ट्रांग हो रही है, नहीं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहने वाली है। तो भाई इसका ऑप्शन आपको मिल गया, दी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V which charges the capacitor। with the capacitor still connected to a battery the dielectric slab is introduced between the plate। अगर आपको पता हो, अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो देखो कैपेसिटेंस ने तो इंक्रीज होना है, तो इसका जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहता है। अगर यहां लिखा हुआ है इफ बैटरी स्टिल कनेक्टेड टू दी कैपेसिटर, अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द अबव सिचुएशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर राइजेस, बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी क्योंकि पोटेंशियल सेम है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फॉल्स, ये भी गलत क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। The total charge on the capacitance increases, the ability of a capacitor to store charge decreases। देखो
स्लैब डालने के बाद जब भी आप मटेरियल डाल देते हो ना, तो मटेरियल डालने के बाद कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होती है, कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होती है, और यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन्होंने क्या बोला, चार्ज इंक्रीज होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, चार्ज भी इंक्रीज होता है। लास्ट ऑप्शन में दिया था कैपेसिटी डिक्रीज होती है, जबकि वो गलत है। कैपेसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से सही आने वाला है, दैट टोटल चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। टोटल चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होने वाला है। नाउ in the given reason electric capacitance varies with potential as, अब यहाँ पे potential आपको दे रखा है, ये potential की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 इंटू 3 प्लस 2x स्क्वायर। अब आपको बताओ आपने फील्ड निकालनी हो तो आप फील्ड के लिए एज इट डिपेंड्स ऑन x ओनली, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, x पे। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स। आप इसका डेरिवेटिव करोगे, 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और 6x स्क्वायर का क्या होगा 4x, सॉरी 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस 4x, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस 4x। तो भाई देखो क्या, अब इसके अंदर ऑप्शन ढूंढ दें, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। चलो एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 4, द आंसर विल बी 11। ये हमारा 2 पे पोटेंशियल आ गया। अगर -2 पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे -2 पुट कर लो, तब भी कितना आएगा, 11 वोल्ट आएगा। भाई अगर 11 में से 11 माइनस करूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0। देखो मैंने सिंपल सी बात कर ली यार, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 0। भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 2, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। देखो अगर मैं बात करता हूँ एट x इज इक्वल टू 2 की, एट x इज इक्वल टू 2 जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 4 इंटू 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, -8। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, -8। तो जनाब अगर यहाँ पे चार्ज 1 कूलम का है तो F इज इक्वल टू QE का यूज करके मेरे पास फोर्स 8 न्यूटन का आने वाला है। मेरे पास फोर्स 8 न्यूटन का आने वाला है, जबकि इन्होंने फोर्स कितना बोला, 6 न्यूटन का। जबकि इन्होंने फोर्स कितना बोला, 6 न्यूटन का। तो भाई मेरा फोर्स 8 न्यूटन का आएगा, 6 न्यूटन का नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, -4x। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, -4x, -3x नहीं है। The force experienced by the above charge is along positive x-axis, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along negative x-axis, क्योंकि माइनस आ रहा है। क्योंकि E के अंदर माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज along negative x-axis, तो फोर्स इज along negative x-axis। The electric field in the region given region is non uniform, बिल्कुल, it depends on x। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, -4x। अगर ये -4x है, इसके अंदर x आ रहा है, मतलब ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये along x एक्सिस है। ये along x एक्सिस है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा x एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस मेंशन नहीं करा, सिर्फ ये लिखा है भाई ये x एक्सिस है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कौन सी एक्सिस के अलाउंगा, x एक्सिस के अलाउंगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे, पोटेंशियल का डेरिवेटिव करके। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे, पोटेंशियल का डेरिवेटिव करके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई आप पोज करके सोल्यूशन को नोट करते रहना, देखते रहना यहाँ से सोल्यूशन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज two statements are given, one labeled assertion and another labeled reason. Select the correct answer to these questions from A, B, C and D. सबको पता है भाई assertion और reason दोनों करेक्ट है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। assertion reason का रीजन जो है वो assertion का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और A is true, R is false, A is false, R is true। चलिए देखते हैं। As the temperature of the conducting wire increases, the drift velocity of the electron also increases। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन में m। जरूर नेगेटिव साइन जरूर लगेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। इन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इसका तो मतलब ये गलत हो गया यार, टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है, और विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस। ये एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाना, एक सेकेंड। ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम था, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में हम। टेम्परेचर के बढ़ने से
रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। ये तो गलत है यार, ये तो रीजन भी गलत है भाई, इसका एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है भाई। एसर्शन इज फॉल और रीजन इज आल्सो फॉल्स, ये तो कम होने वाला है, ये तो कम होने वाला है, ये बोल रहे इंक्रीज होगा, यहाँ पे तो कम होने वाला है। एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज आल्सो फॉल्स, एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज आल्सो फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया हमने। बहुत ये वाले फॉर्मुलाज याद रखो यार, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने भी रिलेशन है ना, जैसे I इज इक्वल टू NEAVD, उसका पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना होगा। अब देखो यार, एक और क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I कैन बी टर्न इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n विल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप विल बी मैक्सिमम। अब आपको पता है जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप का कितना होता है, NI है। और ये जो एरिया होने वाला है, दैट एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर लूप में बनाया गया। अब यार हमें रेडियस तो पता नहीं, हमें ये पता है हमने एक टोटल लेंथ को n टर्न्स में डिवाइड कर दिया, और एक टर्न का लेंथ 2 पाई आर होता है, एक टर्न का लेंथ 2 पाई आर होता है, समझ गए। n टर्न्स में डिवाइड करा, एक टर्न का लेंथ 2 पाई आर होता है, तो यहां से आपका जो रेडियस निकलने वाला है दैट विल बी L अपॉन 2 पाई n, L अपॉन 2 पाई n। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ r हेयर, अगर मैं यहाँ पे r पुट करता हूँ, L अपॉन 2 पाई n का होल स्क्वायर, L अपॉन 2 पाई n का होल स्क्वायर होगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है ना, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है दैट विल बी, एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा Li, ऊपर बचेगा L स्क्वायर I, ऊपर बचेगा L स्क्वायर I अपॉन में नीचे 4 पाई स्क्वायर इंटू n। मतलब यहां से दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। आपने इसको मैक्सिमम करना है, मैग्नेटिक मोमेंट को मैक्सिमम करना है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। जब ये हमारे पास क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है, क्योंकि हमारे को लेंथ तो गिवन है। जब ये मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम का मतलब कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब मिनिमम का, अब एक सिंपल सी बात करते हैं यार, अगर मिनिमम करना है तो मिनिमम का करना मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उठा के पुट करना होगा भाई, ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1, एक टर्न बना दो सिर्फ, ठीक है, एक टर्न बना दो। अगर एक टर्न बना दो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना आपने, ये मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मैक्सिमम करना है, दिस शुड बी मिनिमम। अगर इसको मिनिमम रखना है तो मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 1। तो आप इसके अंदर आंसर कितना ले आओगे, 1 टर्न लेके आओगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। आसान चीज है यार, बहुत आसान चीज है। अगर आप इसको समझोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी यहाँ से भी किस तरीके से आपको मिनिमम लेके आना है। नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी मिनिमम। अगर हमें इसको मिनिमम रखना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आसान क्वेश्चन है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल ली वो भी आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करी वो आपको पता होना चाहिए। विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये क्वेश्चन आपको हर बारी क्लास में कराया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है भाई। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी अंडर द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट रेडियस विल बी mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी। और ये जो mv है ये मोमेंटम है, मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब रेडियस पहले किसका है, ड्यूट्रॉन का, और फिर उसके बाद किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो देखा जाए अगर अंडर रूट ऑफ, दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो मतलब ये जो हमारा रेडियस है, ये जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, द रेडियस डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ m। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट m अपॉन क्यू, रूट m अपॉन क्यू पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे रूट m और यहाँ पे q। सो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेशो आएगा रेडियस का, दैट इज मास ऑफ ड्यूट्रॉन अंडर रूट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ऐसी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। रूट में m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रूट मास का तो डायरेक्ट रेशो और चार्ज का इनवर्स रेशो, और चार्ज का इनवर्स रेशो, ठीक है। तो भाई यहां से अगर मैं देखा जाऊं, यहां से मुझे कंप्लीट करना हो तो भाई यहाँ पे ड्यूट्रॉन का मास आपको पता होगा, दैट इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन।
और ड्यूट्रॉन का अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए यार। भाई ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है प्रोटॉन से, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो डबल होता है, ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से बचा क्या, 1/√2, 1/√2 इंटू 2, सो दैट विल बी √2 रेशो 1, दैट विल बी √2 रेशो 1। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये बोल रहे 1 है, गलत है। 1/√2 ये गलत है, ये गलत है। द आंसर विल बी √2, ये ऑप्शन नंबर बी सही मिल रहा है। द आंसर विल बी √2, ऑप्शन नंबर बी सही मिल रहा है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भाई, यहां से एक और 2 है, 2 नहीं आया था। हमारा आंसर कौन सा आया था, हमारा आंसर कौन सा आएगा, दैट इज √2, √2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फॉर्मूलाज जब आपको रेडियस के याद हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा, मैंने रेडियस का फॉर्मूला लगाया mv/qb, उस mv को √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी करा और आंसर आ गया, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी करा और आंसर आ गया। इसके बाद देखो यार, ये 2 blocks of different material are placed in a uniform electromagnetic field. The magnetic field lines passing through the 2 blocks are represented. ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, तो ये आपका कौन सा मटेरियल होगा, ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने वाला डायमैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने वाला या तो फेरोमैग्नेटिक होता है, या फिर पैरामैग्नेटिक होता है, या फिर पैरामैग्नेटिक होता है। अब इनकी परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, मतलब लेस देन 0 होती है। देखो ससेप्टेबिलिटी 0, ये गलत। ससेप्टेबिलिटी इक्वल टू 1, ये गलत। यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 0, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब इधर आते हैं, ये पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, इनका जो ससेप्टेबिलिटी है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखने से पता लगना चाहिए आपको, जो हमारा पहला मटेरियल है इसके लिए तो हमने पहचान लिया, अभी इसका लेस देन 0 है, अब लेस देन 0 है। अब बात करते हैं इस डायमैग्नेटिक की परमेबिलिटी की। इसका जो परमेबिलिटी होता है ना, वो 1 से छोटा होता है। इसका जो परमेबिलिटी होता है, दैट रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1। क्या देख रहे हो, इसका ससेप्टेबिलिटी तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी बना दी, और परमेबिलिटी जो रहना चाहिए वो लेस देन 1 रहना चाहिए। यहाँ पे परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, और इधर परमेबिलिटी लेस देन 1 है। अगर इधर परमेबिलिटी लेस देन 1 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप एक ही मटेरियल पहचान लो यार, डायमैग्नेटिक से ही पहचान लिया, डायमैग्नेटिक से ही पहचान लिया, भी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, और परमेबिलिटी 1 से छोटी होती है, और परमेबिलिटी 1 से छोटी होती है। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक की परमेबिलिटी भी 1 से बड़ी होती है, और ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है। ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। सो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ना, उनमें से कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो वाला क्वेश्चन आप मान सकते हो भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे एक क्वेश्चन रह गया है, आ जाओ भाई। ठीक है, अभी तो 2 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ से देखो क्या दिया हुआ है, देयर इज अ पेयर ऑफ कंसेंट्रिक कोप्लेनर कंडक्टिंग लूप्स। यहाँ से कोई पीछे कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं यार, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 2 कंडक्टिंग लूप है ऑफ रेडियस r1 एंड r2 सच दैट टू विच ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज मैक्सिमम। बहुत ध्यान से सुनेंगे, काइंड ऑफ अ डेरिवेशन भी है, काइंड ऑफ अ रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। हमने करा क्या, ये 2 लूप कंसिडर कर लिए, ये 2 लूप कंसिडर कर लिए। ठीक है, आपको दिख रहा है जो आपका r2 है, जो आपका r2 है वो छोटा है, मतलब अंदर वाले लूप का रेडियस कितना है r2, और इसका रेडियस कितना है r1। मैंने इसके अंदर से करंट पास करा, इसके अंदर से करंट पास करा, इसकी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज μ0I/2r1, μ0I/2r1। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी और म्यूचुअल इंडक्शन कराएगी। फिर हमने फ्लक्स निकाला दैट इज BA cos थीटा, फिर हमने फ्लक्स निकाला दैट इज BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I/2r1, और इसका एरिया क्या रहेगा, पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका फ्लक्स निकल रहा है दूसरे का, ये दूसरे का फ्लक्स निकाल रहे हैं, और थीटा की वैल्यू तो यार वही है, इनवर्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है।
यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रॉस होगी या डॉट होगी, नॉर्मल वेक्टर की सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0। तो भाई यहां से फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 अब R2 क्या दे रखे, R1 अपॉन 100, मैंने यहां से देखा इसके अंदर वैल्यू पुट करी, दिस फ्लक्स कम्स आउट टू बी, ये जो हमारा फ्लक्स आएगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R1 के, ये कैंसल आउट हो गया, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू R1। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, MI के, तो M किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 के, M किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 के। भाई ध्यान से सुनना, पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे लगेगी, पहले की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, ये दूसरे पे लगेगी, दूसरे का फ्लक्स निकाल लिया, अगर उसका फ्लक्स R1 के प्रोपोर्शनल है तो उसका म्यूचुअल इंडक्शन भी R1 के प्रोपोर्शनल होगा। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू R1, ये एक बहुत अच्छा डेरिवेशन भी है। If two concentric loops are placed coaxially, what is the mutual induction of second loop on the first loop या first loop on the second loop? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया डेरिवेशन है, नोट कर लेना इसको बढ़िया तरीके से। अच्छा एक क्वेश्चन और कराते हैं। A 5 ohm resistor of 5 millihenry inductor and 5 micro farad capacitor joined in series resonance with the AC source of frequency omega naught। अगर हम रेजिस्टेंस को 10 ओम कर देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, अगर इंडक्टर को चेंज करके 20 मिली हेनरी कर देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू ओमेगा 2। फाइंड द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अगर मान लो मुझे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 निकालना है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L2C2 अपॉन L1C1, L2C2 अपॉन L1C1, अंडर रूट ऑफ L2C2 अपॉन L1C1, अंडर रूट ऑफ L2C2 अपॉन में L1C1। नाउ व्हाट अबाउट L2, यहाँ पे जो L2 है वो किसके बराबर है, यहाँ पे जो L2 है वो किसके बराबर है, फाइनल इंडक्टेंस कितनी है 20, चेंज करने की यूनिट जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो में, और कैपेसिटर तो चेंज करा नहीं, इनिशियल कैपेसिटेंस 5 है और इनिशियल एल की वैल्यू कितनी है 5 और इनिशियल कैपेसिटेंस भी कितनी है 5। फाइनल कैपेसिटेंस और इनिशियल कैपेसिटेंस बराबर है, तो आप इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल है। सिर्फ चेंज किसको करा है, इंडक्टेंस को। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 एंड दैट अंडर रूट ऑफ 4 विल बी 2। यहां से रूट 4 किसके बराबर होने वाला है 2 के, यहां से रूट 4 किसके बराबर होने वाला है 2 के। तो भाई ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। तो क्या ये बात क्लियर है भाई, जल्दी से बता दो कैसे हमने इसको सॉल्व करा। और यहां से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 था, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू R2। यहाँ पे हमने इसके रेशो निकाल ले ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के, तो बहुत इजीली फाइंड कर लिया भाई हमारा L चेंज हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, पहले वाले में सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज करा, L और C पे कोई फर्क नहीं था। सेकेंड वाले में हमने क्या करा, इंडक्टेंस को चेंज कर दिया, तो इंडक्टेंस को चेंज करने से उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, चलो भाई अब इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस और हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हियर वी गो द मतलब फ्यू मोर क्वेश्चंस आर पेंडिंग। चलिए आ जाइए फटाफट से, ये हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, which of the AC circuit with the following input voltage and current will result in the maximum power। आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आपका एवरेज पावर होता है ना, उस एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, और ये phi is the phase difference between current and voltage, phase difference between current and voltage। ये करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है, ये करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज के 2 और आई नॉट के VRMS है, अगर VRMS को V0 I0 की फॉर्म में चेंज करो, V0 I0 by 2 इंटू cos phi। क्यों, क्योंकि VRMS किसके बराबर है V0 by √2, VRMS किसके बराबर है V0 by √2, IRMS किसके बराबर है I0 by √2, IRMS किसके बराबर है I0 by √2। मैंने यहाँ पे V0 दे रखा है, यहाँ पे I0 दे रखा है, ये पुट कर दिया, और cos phi की वैल्यू phi कितना है π/4 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो भाई यहां से मेरा आंसर आ रहा है 2 into 4 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4, और cos π/4 विल बी √2 1/√2,
तो यहाँ से जो मेरा एवरेज पावर आएगा दैट विल बी 2√2, यहाँ से जो एवरेज पावर आएगा दैट विल बी 2√2 वाट। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी π/2, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो इसका एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा 0, इसका एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा 0। यहाँ पे साइन है और ये कॉस है, साइन और कॉस के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, अगर 90 डिग्री का तो यहाँ पे भी एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होगी 0, यहाँ पे भी कितनी एवरेज पावर कंज्यूम होगी 0। एक और ऑप्शन बचता है सर, अभी तो चारों में देखना पड़ेगा तभी मैक्सिमम का पता चलेगा। तो भाई अगले में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे V नॉट क्या दे रखा है, यहाँ पे V नॉट क्या दे रखा है 100 और साथ में हमारे को I नॉट क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना 100 मिली एम्पियर है, 100 मिली एम्पियर है, तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 और साथ में फेज डिफरेंस कितने का है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/3, cos π/3 इज 1/2, cos π/3 इज 1/2। तो भाई यहां से एवरेज पावर किसके बराबर हुई, एवरेज पावर किसके बराबर हुई 100, ये 3 0 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10/4 दैट विल बी 2.5 वाट। अब इधर कितनी थी, इधर कितनी थी 2√2, 2√2 का मतलब 2 इंटू 1.414, 2 इंटू 1.414 विल बी, अगर मैं इसको पॉइंट में कैलकुलेट करता हूं ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 वाट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 वाट, और वहां पे आई थी 2.5। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे तो π/2 एवरेज पावर 0, ये कॉस और ये साइन है, एवरेज पावर 0 क्योंकि फेज डिफरेंस π/2 का है। इधर V नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस पाई करा तो एवरेज पावर आ गई 2√2, इधर V नॉट आई नॉट बाई 2 और कॉस पाई करा तो एवरेज पावर आ गई 2.5। यहाँ पे मिली एम्पियर में था, मिली एम्पियर में था इसलिए 10⁻³ लगाया। तो जनाब ये जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपकी पावर मैक्सिमम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपकी पावर जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन। आपको पता है जो वेव का डायरेक्शन है, जो EM वेव का डायरेक्शन है, EM वेव का जो डायरेक्शन है वो E क्रॉस B से मिलता है, EM वेव का डायरेक्शन E क्रॉस B से मिलता है। बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को E की तरफ रख के B की तरफ कर्ल करता हूँ, E की तरफ रख के B की तरफ कर्ल करता हूँ, तो ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है, ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी जो EM वेव है वो आउटवर्ड जाएगी, परपेंडिकुलर तो होगी इसके परपेंडिकुलर जाएगी, इसके परपेंडिकुलर होगी लेकिन आउटवर्ड होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी लेकिन आउटवर्ड होगी। चलिए भी आउटवर्ड लेके आनी है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड लेके आना है, मतलब सॉरी EM वेव को आउटवर्ड लेके आना है, लिखा हुआ है आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो भाई कैसे आउटवर्ड आएगी, लेट्स सी दैट कैसे आउटवर्ड आने वाली है। इसके अंदर भी E क्रॉस B करना आपने, परपेंडिकुलर टू E एंड B, बिल्कुल दोनों के परपेंडिकुलर है, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, ये पैरेलल तो हो नहीं सकती, इसके परपेंडिकुलर रहती है। जब भी EM वेव चलती है ना, तो वो EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहती है, पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो भाई अब यहां से इट इज परपेंडिकुलर टू E क्रॉस B एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि हमें E क्रॉस B करना है, ये बाहर की तरफ आने वाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी CBSE के अंदर एक्सपेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन भी CBSE के अंदर आ सकता है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन उसके अंदर थोड़े से चीजें ऐसी दे रखी थी जहां पे चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। तो EM वेव की डायरेक्शन क्या होगी, E क्रॉस B, आप E क्रॉस B से उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन पे। द असर्शन रीजन इज टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, फिर से वही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न हैज मैक्सिमम एज ऑल मैक्सिमा दैट आर इक्वली ब्राइट, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू द डायफ्रैक्शन पैटर्न दैट हैज मैक्सिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, बिल्कुल इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम रहती है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा हो तो इंटरफेरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, इंटरफेरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, जबकि जो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसका इंटरफेरेंस कर्व जो है वो डिक्रीजिंग होता है, इस तरीके से होता है। Interference is the result of superposition of waves from two different sources, whereas the diffraction is the result of the superposition of waves from two different points on the same wavefront। बिल्कुल दो सोर्सेस से लाइट आके मिल रही थी, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन दी हुई है। इंटरफेरेंस में दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट आती है, डायफ्रैक्शन में एक ही सोर्स से दो डिफरेंट पार्ट से लाइट आती है। इसलिए जहां पे इंटरफेरेंस में हमारे पास मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है, जबकि डायफ्रैक्शन के अंदर कम होती है। सो मेरे हिसाब से बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, एंड
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है यार, ये लिखा हुआ है। उसके अंदर ब्राइटनेस इक्वल है, उसके अंदर ब्राइटनेस डिक्रीज होती है, हमें पता है वहां पे ब्राइटनेस डिक्रीज होती है। इंटरफेरेंस में क्योंकि दो सोर्सेज होते हैं और वहां पे डायफ्रैक्शन में एक ही सोर्स के डिफरेंट पार्ट से लाइट आती है, इसलिए इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग होती है, इसलिए इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, under ideal condition consider two different sources of light producing identical waves that happen to be in phase with each other। हमारे पास दो sources of light थे और दोनों अभी सेम फेज में चल रहे थे, दोनों आइडेंटिकल सोर्स थे, आइडेंटिकल सोर्स के बाद उनका फेज कांस्टेंट था। टू सोर्सेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, इसको स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया गया। द ब्रॉडकास्ट वेव यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, हमने स्क्वायर के कॉर्नर पे रखने के बाद ना क्या देखा, चारों तरफ वेव बराबर जा रही थी, चारों तरफ वेव यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही थी, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, which of the location of the two sources will ensure that the waves always produce constructive interference, मतलब ये बोल रहे हैं कब हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यार बेसिक मतलब है आपका जो पार्ट डिफरेंस है ना वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, या तो पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर मैं पार्ट डिफरेंस को 0 करना चाहता हूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे रख देता हूँ, सेंटर पे निकालना है, अभी उन्होंने बोला सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, इसका डिस्टेंस बराबर, यहां रखूंगा तब भी डिस्टेंस बराबर, यहां रखूंगा तब भी डिस्टेंस बराबर। तो बोल रहा हूं भाई किसी भी कॉर्नर पे रख दो, किसी भी कॉर्नर पे रख दो तो डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चाहे सामने वाले कॉर्नर पे रखो, चाहे साथ वाले कॉर्नर पे रखो, कहीं भी कॉर्नर पे रख दो, पाथ डिफरेंस, पाथ दोनों का सेम है। अगर दोनों का पाथ सेम है तो उनका पाथ डिफरेंस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर पाथ डिफरेंस इक्वल रहेगा तो पाथ सेम है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो भाई यहां से हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने वाला है। ठीक है, तो भाई ये क्या बोल रहे हैं, एनी टू कॉर्नर्स ऑन द एडजेसेंट कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स अक्रॉस द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, सामने वाले कॉर्नर, बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, ओनली बोल रहे नहीं, किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो, किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वन सोर्स एट द कॉर्नर एंड अनदर एट द सेंटर, ये भी गलत है भाई। आप बोल रहे एक सेंटर पे रखो एक कॉर्नर पे रखो, यहां तो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया तो जनाब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब आता है जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है, ताकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करे और वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आ गया, किसी दो कॉर्नर पे अगर आप चार्जेस को सोर्सेस को रखते हो तो वहां से ये जो वेव है ये सेम पाथ ट्रेवल करेगी। अगर सेम पाथ ट्रेवल करेगी तो जनाब इनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद गिवन बिलो टू चार्जेस, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स पी एंड क्यू which are excited through a same potential difference, जिनका potential difference equal था। which of the subatomic particle will have larger de Broglie wavelength, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास इक्वल है। आपको पता है de Broglie wavelength का फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी होता है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी होता है। अगर पोटेंशियल की फॉर्म में निकालना हो तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी होता है। अब यहाँ से पोटेंशियल सेम है और मास भी दोनों का इक्वल है, सो आई विल सिंपली से दैट ये भी कांस्टेंट है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्यू, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्यू। अब आप क्या देख रहे हो, जो क्यू का चार्ज है, क्यू का चार्ज इज हाफ ऑफ चार्ज ऑन पी, हाफ ऑफ चार्ज ऑन पी। यहां से देखते ही पता चल रहा है पी का चार्ज क्यू के चार्ज से ज्यादा है, पी का चार्ज क्यू के चार्ज से ज्यादा है। अगर पी का चार्ज ज्यादा है तो वेवलेंथ क्यू की ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्यू की ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्यू की ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर मोमेंटम की बात करता हूं, ग्रेट, which of the two particles will have a longer de Broglie wavelength, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्यू पार्टिकल की, पार्टिकल क्यू की de Broglie वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों, अब यहां से देखो वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम। अगर जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका मोमेंटम कम होगा। तो मोमेंटम किसका कम होगा, मोमेंटम ऑफ Q is less than momentum of P, momentum of Q is less than momentum of P। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्टिकल
पार्टिकल क्यू का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है, पार्टिकल क्यू का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है, और मोमेंटम किसका ज्यादा है, पी का। मोमेंटम किसका ज्यादा, पी का, मतलब उसका मोमेंटम छोटा है। क्यू का वेवलेंथ बड़ा, मोमेंटम छोटा, क्यू का वेवलेंथ बड़ा, मोमेंटम छोटा। पार्टिकल क्या बोल रहे हैं, which of the two subatomic particle will have larger d Broglie wavelength, longer d Broglie wavelength। पार्टिकल क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन उनका मोमेंटम छोटा है, लेकिन उनका मोमेंटम छोटा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखना जरा फॉर्मुलाज अगर आपको याद है ना, तो ये इजी था। अभी तक हमने करे 14 एमसीक्यू, और ये 14 एमसीक्यू देखो 2-4 क्वेश्चन इस पेपर में डिफिकल्ट है, लेकिन ये 14 क्वेश्चन बहुत आसान थे। बहुत आसान भी नहीं थे लेकिन ठीक थे। ऐसे लेवल के क्वेश्चन 1-2 आपको मिलने वाले हैं, ऐसे लेवल के क्वेश्चन 1-2 आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे निकाला, मोमेंटम से कैसे रिलेट करा, और पार्टिकल से कैसे रिलेट करा। ये पेपर तभी करना जब आपको चीजें आती हैं। अब तुम कहोगे सीधा हम ये वाला सैंपल पेपर करेंगे नहीं होगा, आपको पढ़ा होना चाहिए पहले। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मान सकता हूँ भी ये बच्चे पढ़ते नहीं है। एनसीईआरटी में उन्होंने एक लाइन लिख के दे दी भाई, assuming that the momentum of the electron is measured with the complete accuracy, this is corresponding uncertainty in the momentum being zero. What is the uncertainty in simultaneous measurement of the electron position? यार एक और बात आपने सुना होगा, ये आपने, मैं यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करके बता देता हूँ। वैसे तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एच अपॉन एम वी है, ये मतलब वेव एच अपॉन एम वी होता है। एम वी का मतलब मोमेंटम है और वेवलेंथ का मतलब उसका पोजीशन है। तो ये चेंज इन पोजीशन अपॉन एच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच। तो भाई ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या बोला, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम बीइंग जीरो। अगर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी जीरो है, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी जीरो है, तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी कितना होगा, एच अपॉन जीरो। एंड एच अपॉन जीरो विल बिकम इनफाइनाइट, क्योंकि समथिंग बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट। तो आपके जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है दैट विल बी इनफाइनाइटली लार्ज। पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है दैट बी इनफाइनाइटली लार्ज। इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन मान सकता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया एनसीईआरटी की एक लाइन से उठा के, केमिस्ट्री से रिलेट करके। ये चीटिंग करते हैं भाई, ये केमिस्ट्री बीच में डाल देते हैं। अगर केमिस्ट्री बीच में डाल देंगे तो कहीं भी फिजिक्स, जिनको फिजिक्स आता है तो वो केमिस्ट्री काई से पढ़ेंगे यार, वो फिजिक्स कैसे, वो केमिस्ट्री काई से पढ़ेंगे। तो भाई इसका आंसर इनफाइनाइटली लार्ज है, ध्यान रखना ये इसका आंसर इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा इनफाइनाइट आंसर है इसका, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट दैट करेक्टली सेटिस्फाई द बोहर एटॉमिक मॉडल। अब यहां से देखना क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा पहला पढ़ रहा हूं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इन द इलेक्ट्रॉन इज NH/2π। मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, 3h/2π। आपको पता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से ये NH/2π होता है। L की वैल्यू NH/2π होती है। अगर मैं यहाँ से पाई से पाई कैंसिल करूँ, H से H कैंसिल करूँ, N6 आ रहा है। तो ठीक है यार, ये हो सकता है। जो हमारा सिक्स्थ ऑर्बिट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट इज पॉजिटिव। रॉन्ग, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, अट्रैक्टिव होती है। रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इज ट्वाइस ऑफ A0 वेयर A0 इज द बोहर रेडियस। ये भी गलत, क्योंकि जो रेडियस है वो n पे डिपेंड नहीं करता। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, इट इज डिपेंडेंट ऑन n स्क्वायर। आपको पता होगा रेडियस का फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर इसका बोहर रेडियस A0 है, मतलब इनर मोस्ट रेडियस A0 है, तो इसका जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ A0 बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन n स्क्वायर। ये भी गलत है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन n स्क्वायर। Because it is dependent on n square. The amount of energy minus 3.4 electron volt given to an electron. नेगेटिव एनर्जी देने से अट्रैक्शन होती है, वो बाहर नहीं जाता। ये बोल रहे हैं इतनी नेगेटिव एनर्जी दी तो वो एस्केप हो जाएगा। ये भी गलत है, इतनी एनर्जी दी तो वो एस्केप हो जाएगा, एस्केप नहीं होगा। नेगेटिव एनर्जी देने से अट्रैक्शन होती है। अगर आप उसको एस्केप कराना चाहते हो, यू नीड टू गिव दी पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप उसको एस्केप कराना चाहते हो, यू नीड टू गिव दी पॉजिटिव एनर्जी। आपको उसको पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है?
क्या पता लग गया, अभी आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो भाई देखो ये तो है यार, एंगुलर मोमेंटम उसका 3h/पाई हो सकता है। जब वो 6th ऑर्बिट में होगा तो 3h/पाई हो जाएगा, जब वो 6th ऑर्बिट में होगा तो 3h/पाई हो जाएगा। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब ये 17वां क्वेश्चन हमारे को क्या बताता है भाई, ये 17 क्वेश्चन देख लो। 17 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, एक असर्शन और एक रीजन है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद होगी। आपने जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाई ना, तो ये छोटे न्यूक्लियन के लिए जिसका मास नंबर कम होता है उनके लिए बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इसके बाद फिर इसके यहाँ पे वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा भी होते हैं, फिर ये कांस्टेंट होकर फिर डिक्रीज हो जाती है। ये बोल रहे हैं भाई ये जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, the curve between the binding energy per nucleon versus mass number drops at highest mass number greater than मतलब 170 के बाद डिक्रीज होगी, 170 के बाद डिक्रीज होगी और 30 से पहले भी डिक्रीज होगी, 30 से पहले भी डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 170 के बाद वाले भी अनस्टेबल होते हैं और 30 से पहले वाले भी अनस्टेबल होते हैं, और 30 से पहले वाले भी अनस्टेबल होते हैं। क्या इन्होंने रीजन सही दिए, देखते हैं एक बार क्या इनका रीजन सही है या नहीं, क्या इनका रीजन सही है या नहीं। न्यूक्लियर विद मेटल नंबर 30 से 170 है हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नहीं यार, ऐसा बताना था भाई, इनकी कम होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तभी ये डिक्रीज हो जाते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तभी ये डिक्रीज हो जाते हैं, ये बताना था। उन्होंने बोल दिया इनकी ज्यादा होती है, नहीं, इन्होंने बताना था भाई इनकी जो 30 से कम वाले हैं उनकी कम होती है और 170 से ज्यादा वालों की भी कम होती है, और 170 से ज्यादा वालों की भी कम होती है। तो भाई यहां से ये दोनों ठीक तो है, बिल्कुल सही है। ये हमारे को पता है भी 30 से 170 वाले न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, उनका हायर बाइंडिंग एनर्जी होता है, लेकिन उनका कम क्यों होता है, वो डिक्रीज क्यों होता है, वो बताना था। तो असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब उनका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है लेकिन उनका जो 30 से कम वाले उनका कम क्यों होता है, 170 से ज्यादा वालों का 170 से ज्यादा वालों का भी कम क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करना था। अभी ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की गई भाई, कम क्यों है, वाई दी बाइंडिंग एनर्जी इज कम, ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, 30 से कम वाले का कम क्यों है, 170 से ज्यादा वाले का कम क्यों है, ये रीजन बताना था उन्होंने, ये रीजन बताना था उन्होंने। ठीक है, लेकिन ये रीजन तो बताया नहीं उसके अंदर। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस अगले क्वेश्चन में क्या है, इन एन ओन स्टेट द इंडिविजुअल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड allow a voltage drop of 0.7 volt and 0.3 volt across them. In the circuit shown, the silicon and germanium diode are connected in parallel combination to a voltage source of 10 volt. हमें करना क्या, what is the voltage V naught for the circuit network। यहाँ पे 10 वोल्ट है दे रखा है, यहाँ पे 10 वोल्ट है दे रखा है, हमें ये पोटेंशियल मतलब ये V naught निकालना है, ये V naught निकालना है। इस सिलिकॉन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.3, मतलब यहां से आने के बाद इसका कितना हो जाएगा 9.3 वोल्ट बचेगा। इसका जर्मेनियम का पोटेंशियल ड्रॉप कितना दे रखा है 0.3, यहां से ड्रॉप होने के बाद कितना बचेगा 9.7 वोल्ट। तो जनाब मैं आपको बोल रहा हूं या तो आंसर 9.3 या 9.7 है, और सर्किट वो चूज होता है, सर्किट वो चूज होता है जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है। मतलब ये तो यार इसको रोक रहा है, तूने नहीं जाना, तेरे पास ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुक जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। तो मतलब जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम है वहां से जाने वाला है, जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कम है वहां से जाने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप से नहीं जाओगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जहां रेजिस्टेंस कम होता है वो वाला पाथ सेलेक्ट करते हैं। ये पाथ सेलेक्ट करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 9.7 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 9.7 वोल्ट। अब समस्या ये होगी, क्या ये ऑप्शन में है सर, क्या ये ऑप्शन में है सर। मैं अगर बात करूं इनके ऑप्शन की, मतलब यहां से अगर मैं देखूं भी एक जगह से 9.3 था और दूसरी जगह से 9.7 था, एक जगह 9.3 आया क्योंकि इसका 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था, इसका 0.3 वोल्ट का था, इधर से 9.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो जनाब ये वाला आपका आंसर है 9.7, क्योंकि जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगा और हम उसी पाथ को सिलेक्ट करेंगे, और हम उसी पाथ को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई ये 18 एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए, ये 18 एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो भाई देखो यार थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं, क्यों स्पीडली चल रहे हैं, द रीजन इज आपको चीजें पता है। अब हम ये सैंपल पेपर तभी सॉल्व करते हैं जब बच्चों को फॉर्मुलाज पता होते हैं। अगर आपको फॉर्मुलाज ही नहीं पता है सो देयर इज नो यूज टू डू दिस सैंपल पेपर, आपको ये सैंपल पेपर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
तो आप पहले अपना कंसेप्ट रिवाइज करो, उसके बाद ये सैंपल पेपर पढ़ना। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। सेक्शन बी हमारा शुरुआत हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का, कौन मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चन का। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथेंड एट अ पॉइंट बी इज 0 एट अ गिवन पॉइंट, मतलब ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट इज 0 एट अ गिवन पॉइंट, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मतलब डीवी बाई डी एक्स भी कितना होगा 0, डीवी बाई डी एक्स भी कितना होगा 0, मतलब यहाँ पे या तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, या तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, या फिर पोटेंशियल 0 होगा, या फिर पोटेंशियल 0 होगा, या फिर एक सिंपल सी बात करते हैं यार, अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज 0, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल विल बिकम कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि E इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स था। अगर डीवी बाई डी एक्स हमारा 0 हो जाता है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब वो चीज कांस्टेंट हो जाएगी, किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब वो चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, in the two instants below state whether electric field intensity and electric potential are 0 or non-zero at a point midpoint joining the two charges। चलिए मैं बात करता हूँ, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इफ बोथ आर पॉजिटिव, अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पे रखा गया मिड पॉइंट है, बिल्कुल बोल रखा है मिड पॉइंट है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रिपल्सिव होगा उतना ही इसका रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 0। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, पोटेंशियल ये भी पॉजिटिव लगाएगा, दोनों ऐड होंगे तो पोटेंशियल इज नॉट 0, पोटेंशियल इज नॉट 0। ये पहले केस में पी पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। व्हाट अबाउट द पॉइंट एट क्यू, ये क्यू पॉइंट की बात कर रहा हूं, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल है, तो भाई ये पोटेंशियल तो आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं, ये पोटेंशियल तो आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, जितना टेस्ट चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, दैट कैन नॉट बी 0, वो चीज 0 नहीं हो सकती। ठीक है, वो चीज 0 नहीं हो सकती। क्या बात क्लियर है भाई। पहले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, और क्यू पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, आपका पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं भाई। चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना यार, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बताया भी किस तरीके से हमने क्वेश्चन को करा। हमने जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखी, पोटेंशियल निकाल के देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखी, पोटेंशियल निकाल के देखा। चलो अब यहां से एज शोन बिलो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ओरिएंटेड इन डिफरेंट वेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 मैग्नेटिक डाइपोल बने हुए यहाँ पे, इस तरीके से ये मैग्नेटिक डाइपोल बना रखे हैं। ठीक है, ये 3 ओरिएंटेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, विच ओरिएंटेशन रिजल्ट इन द लार्जर मैग्नेटिक टॉर्क ऑफ द डाइपोल। आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है mb sin थीटा, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है mb sin थीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, हियर द एंगल इज 90 डिग्री, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ पे एंगल आपका एक्यूट है, यहाँ पे एंगल आपका एक्यूट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया अभी, ये इसका एंगल थीटा आ गया। दे आर दी 3 डिफरेंट सिचुएशंस, दीज आर दी 3 डिफरेंट सिचुएशन। ये हमारी 3 डिफरेंट सिचुएशन है और 3 डिफरेंट सिचुएशन की आपसे हमने बात करनी है। बोल रहे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, बोल रहे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, जब साइन थीटा किसके बराबर होगा 1, और ये 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का है, जब एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका आंसर है इन दी सेकंड ओरिएंटेशन टॉर्क इज मैक्सिमम, इन सेकंड ओरिएंटेशन टॉर्क इज मैक्सिमम। व्हाट अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अगर एक एंगल दे रखा हो तो mb cos थीटा, एक एंगल दे रखा हो तो mb cos थीटा। अब देखो अगर पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, अगर लेस देन 90 वाला एंगल है तो ये पॉजिटिव रहेगा,
ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब अगर ये लेस देन 90 वाला है तो ये पॉजिटिव रहेगा। पहले केस में ये पॉजिटिव है, सॉरी पहले केस में आपका जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है एनर्जी नेगेटिव। cos 90 कितना होता है 0, यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। और अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 पे cos थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ग्रेटर देन 90 पे जो cos थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या पूछा, विच ओरिएंटेशन हैज अ लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। आपका आंसर होगा द फर्स्ट ओरिएंटेशन विल हैव अ लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। द फर्स्ट ओरिएंटेशन विल हैव अ लार्जेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पहले ओरिएंटेशन का पोटेंशियल एनर्जी लार्जेस्ट होगा। पहले 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 केस का पहले मतलब ये पहली सिचुएशन है जहां पे एंगल आपका ग्रेटर देन 90 बन रहा है। अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लेस देन 90 है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल्स टू 90 है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल्स टू 90 है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और टॉर्क के बारे में सब जानते हो कि भाई टॉर्क कब मैक्सिमम होगा। टॉर्क तो तब मैक्सिमम होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। टॉर्क तो तब मैक्सिमम होता है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20th कंप्लीट हो गया। लगभग 1 घंटे में हमने, लगभग 1 घंटा नहीं, अभी तो 50 मिनट का ये क्लास हुआ। इस 50 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस 50 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो भाई साथ साथ नोट करते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ ये सैंपल पेपर डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। A capacitor consists of two parallel plate capacitor with an area of cross section of 0.01 meter square separated by a distance of 0.0001 meter. If the voltage across the plate varies as a rate of 0.10 raised to power 8 volt per second, determine the displacement current through the capacitor. क्या आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूं ना, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देख कितनी तेजी से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हो भाई। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट वेरीज एट, ये इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया गिवन है, दैट इज 0.001 मीटर स्क्वायर, 0.001 मीटर स्क्वायर ये एरिया दे रखा है। डिस्टेंस दे रखा है 0.001 मीटर, 0.0001 मीटर। और फिर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा है। फिर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा है 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, 10 रेज़ टू पावर 8 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेकंड सॉरी, 10 रेज़ टू पावर 8 वोल्ट पर सेकंड। तो भाई अब यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E cos थीटा। अब कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से होगा क्या, सिर्फ क्या बचेगा E। और E का फॉर्मूला क्या होता है, V/L। E का फॉर्मूला क्या होता है, V/L, और साथ में A आ जाएगा। तो भाई A और L तो बाहर आ गया, dV/dt बचेगा। A और L तो बाहर आ गया, dV/dt बचेगा। A और L तो बाहर आ गया, dV/dt बचेगा। व्हाट अबाउट द एरिया, इट इज 0.001 डिस्टेंस 0.001, डिस्टेंस 0.001। और व्हाट अबाउट द dV/dt इज 10 रेज़ टू पावर 8, इट इज 10 रेज़ टू पावर 8, 10 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt, एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। तो यहाँ से कैलकुलेट करा, यहाँ से 4 जीरो ऊपर आएंगी और इधर से 3 जीरो नीचे आएंगी। तो ये कैंसिल होके 10 रेज़ टू पावर 9 आ गया, ये 10 रेज़ टू पावर 9 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 into rate of change of flux is 10 raised to power 9. तो displacement current is 8.85 into 10 raised to power -3 एम्पियर। लो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना था, बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व करा। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को उठा के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया।
चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे चीजें आपको खुद समझनी होंगी, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूंगा, इस टॉपिक में जाके पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जाके पढ़ सकते हो, तो वहां से जाके पढ़ लेना इसके अंदर। अब क्या दे रखा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज 24, स्टेट वेदर द टू स्टेटमेंट गिवन हियर आर करेक्ट और नॉट। The critical angle for total internal reflection as diamond is more than 24 degree. Critical angle for total internal reflection for diamond, the critical angle for total internal reflection of diamond is 24 degree. State whether the two statement given are correct or incorrect. Give a reason for your answer. अपने आंसर को आपने बताना है भी ये करेक्ट है या नहीं है। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या है, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड इज मोर देन 24 व्हेन सराउंडेड बाय वाटर, अगर वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। तो भाई आपको साइन आईसी का फॉर्मूला पता है, साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2। अगर आप ये बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे, अगर आप बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या होगा, यस विद द इंक्रीज इन इफ the diamond is inserted in a water, if the diamond is inserted in a water, the refractive index of the surrounding medium increases, the refractive index of the surrounding medium increases, which increases the value of critical angle, which increases the value of critical angle, ठीक है, which increases the value of critical angle। क्या ये बात क्लियर है? The sparkling of the diamond increases remarkably when placed in water। देखो इसके अंदर होगा क्या, TIR इतने अच्छे से नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, when a diamond is placed in water। वैसे तो ये बोला गया भी एप्लीकेशन ऑफ TIR इज नॉट इन सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देते हैं यार, फिर तंग करते हैं बच्चे, बोलते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। द स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड इंक्रीजेस रिमार्केबली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब उसको वाटर में डाल देते हैं ना तो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाता है वो। कैसे? when diamond is placed in water, the critical angle increases। that basically means the light will not undergo TIR very easily। उसका TIR आसानी से नहीं होगा, and it will trap inside the diamond, diamond के अंदर trap हो जाएगी, and comes out of from few faces, कुछ faces से बाहर आएगी, ठीक है, कुछ faces से बाहर आएगी। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ TIR इतने अच्छे से नहीं होगा। आपको ये बताना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भी क्या उसकी, देखो वो चमकता क्यों है, TIR की वजह से। अब उसका TIR नहीं हो रहा है, अब उसका TIR इतनी अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि क्रिटिकल एंगल बढ़ गया, तो स्पार्कल नहीं करेगा, इतना ज्यादा स्पार्कल नहीं करेगा, उसका जो डायमंड का स्पार्कलिंग करना है वो कम हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी, बाहर आएगी ही नहीं, और अगर बाहर आएगी नहीं तो चमकेगा कैसे, और अगर बाहर आएगी नहीं तो चमकेगा कैसे? आपको पता है ये जो डायमंड स्पार्कल करता है ये TIR की वजह से करता है। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है, क्रिटिकल एंगल बढ़ने की वजह से TIR कराना डिफिकल्ट है। ये क्यों स्पार्कल करता था, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल छोटा था। अब ये स्पार्कल क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है तो इसका मतलब ये स्पार्कल करना बहुत डिफिकल्ट होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। भाई देखो ये पूछ रहे हैं कितने डार्क फ्रिंजेस बनाओगे आप, मतलब कितने डार्क फ्रिंजेस बना सकते हो। ये चीज है ना, मतलब हमारी एनसीईआरटी में बहुत कम लिखी गई है, मतलब अब अगर आपने पढ़ा तो हमने भी बहुत रेयरली ये चीज पढ़ी होगी भी कितनी फ्रिंजेस बन सकती हैं। कौन सा पैटर्न है, सेंट्रल मैक्सिमा दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डायफ्रैक्शन सेट पैटर्न सेट अप बाय द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 5 × 10⁻⁻⁶ एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 600 नैनोमीटर। यार देखो आपको पता है जो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न था, डायफ्रैक्शन के अंदर जो हमारा पाथ डिफरेंस आया था, वो d sin थीटा आया था। एंड फॉर मैक्सिमा के लिए आपको मैक्सिमा के लिए क्या करना है, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लैम्डा। मैक्सिमा चाहिए मिनिमा चाहिए, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस है, मिनिमा चाहिए, ये उल्टा लिख गया हूं, ये तो मैक्सिमा की पोजीशन ही नहीं है, ये तो मिनिमा की पोजीशन है। फॉर मिनिमा डायफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा। तो मैं इसको इक्वेट कराता हूं, क्योंकि मुझे डार्क फ्रिंज चाहिए, तो यहां से अगर इसको इक्वेट कराया तो d sin थीटा किसके बराबर हो गया, n लैम्डा। बट मुझे इसको मैक्सिमम करना है,
कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी है जनाब। अगर एन की वैल्यू निकाल लूं तो ये डी साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा होगा, डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा होगा। अगर ये डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। डी तो आप चेंज नहीं कर सकते, डी तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डी चेंज करोगे तो जनाब आपके लिए स्लिट का विड्थ नहीं चेंज हो सकता, वो तो फिक्स है। तो वो कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6। और जो वेवलेंथ दे रखा है वो वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁻9। लेकिन इसको मैक्सिमम करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट विल बी 5000 अपॉन 600, 5000 अपॉन 600, 50/6 आ गया। 50/6 आने का मतलब आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 8, 8.123 आएगा। तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, 8। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, 8। द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी 8। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी 8। इसके अंदर 8 फ्रिंजेस बन सकती हैं, इसके अंदर 8 फ्रिंजेस बन सकती हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी 8। ठीक है। तो भाई अब यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे भी, अब इधर से हमारे पास आता है भाई एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन लेके चलते हैं हमारे पास। पहले एक बार देख ले पीछे से कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन बचा है हमारे पास एक। To by what factor does kinetic and potential energy of electron in an hydrogen atom changes as it moves from n is equal to 1 to n is equal to 3? Kinetic और potential energy किस by what factor the kinetic and potential energy of an electron in an hydrogen atom changes as it moves from n is equal to 1 to 3? तो भाई देखो, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², आपको पता होगा, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज प्रोपोर्शनल टू n²। अगर वो फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर। अगर वो थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 का स्क्वायर। तो अगर आप E2/E1 निकालते हो, E2/E1 निकालते हो, दैट विल बी 1/9, दैट विल बी 1/9। तो भाई यहाँ से E2 जो आएगी, फाइनल एनर्जी इज इनिशियल एनर्जी बाय 9, मतलब एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। जो एनर्जी है वो 9 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है। तो भाई अब यहां से फिर एक और बात आ रही है हमारे पास भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर के। अब यार ये न्यूक्लियर रिएक्टर तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब यार ये न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाल दिया। टॉपिक पढ़ लेना यार, और कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा सा टॉपिक है कि आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के बारे में बताना है। अगर आपने सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन करानी है, मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अब थे, अच्छा अगर मान लो अब 4 न्यूक्लियाई हैं, आगे भी 4 चाहिए, फिर आगे 4 चाहिए, फिर आगे 4 चाहिए, तो 4 से 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो सेल्फ सस्टेन्ड के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो स्विच ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको बंद करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को कम करने के लिए आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 1 से छोटा होगा, ताकि धीरे धीरे न्यूक्लियाई कम होते रहे, ताकि धीरे धीरे न्यूक्लियाई कम होते रहे, और न्यूक्लियाई कम होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम हो जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम हो जाए। ठीक है। अब ये मॉडरेटर्स क्या होते हैं, मॉडरेटर्स क्या करते हैं, अभी एफिशिएंटली रोक लेते हैं न्यूट्रॉन्स को। देखो यार, नॉट इन सिलेबस, फिर बात कर रहा हूं, एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डायरेक्टली दे रखा है भाई यूरेनियम का यूज क्या होने वाला है, भाई यूरेनियम का क्या यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूरेनियम क्या करता है, मतलब ये जो मॉडरेटर्स है, मॉडरेटर्स न्यूट्रॉन्स को रोक देते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को रोक देंगे तो इनका चेन रिएक्शन रुक जाएगा। चेन रिएक्शन क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है हमारा मॉडरेटर। यूरेनियम की जगह हम मॉडरेटर यूज करते हैं सो एज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ताकि हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए, ताकि हम चेन रिएक्शन को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद है, इन द सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड एंड रजिस्टर आर एज शोन इन अ स्क्वायर वेव। हमारे को ये एक वेव शो कर रखी है, इस तरीके से एक वेव शो कर रखी है, यहाँ पे ये वेव बनी हुई है। हमने करना क्या, व्हाट विल बी दी, ये एक डायोड लगी हुई है, आपको पता है ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, हमें इसका आउटपुट वेव फॉर्म लगाना है, इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। ठीक है। अब आउटपुट वेव फॉर्म बनाओगे ना, ये नेगेटिव है, अभी फिलहाल नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, इफ नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस साइड,
इफ नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस साइड, अगर ये नेगेटिव इससे कनेक्ट हो रही है तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो रही है, तो मतलब ये डायोड क्या होने वाली है आपकी, फॉरवर्ड बाइस्ड। ये डायोड आपकी क्या होने वाली है, फॉरवर्ड बाइस्ड। ये आपको आउटपुट देने वाली है, ये आपको आउटपुट देने वाली है। उसके बाद इफ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए, इफ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए, अगर ये पॉजिटिव ए से कनेक्टेड है तो इसका मतलब पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन, नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन। इसके बाद फिर अगेन नेगेटिव आ रही है, अगर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू ए, अगर नेगेटिव को ए से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को ए से कनेक्ट करने से डायोड फिर फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगी। आपको फॉरवर्ड बाइसिंग की डेफिनेशन पता है ना, if positive terminal of battery is connected to the positive side and negative is connected to the negative, diode is said to be forward biased, and if negative is connected to the positive, diode is said to be reverse biased. Positive is connected to negative, reverse biasing, negative is connected to negative, ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। फिर आपको आउटपुट मिलने वाली है, फिर आपको आउटपुट मिलने वाली है। नाउ गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर इन ए, जो ये ए में आपने करा इसका आंसर देना है आपको। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, जस्ट एक्सप्लेन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। आपको इसके अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ रहे हो? यू नीड टू एक्सप्लेन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। आपको इसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो भाई इसके अंदर कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन डायोड एज आइदर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइस्ड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखो, इफ हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड, यहाँ पे देखना, इफ हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, भी आपको बताना है फॉरवर्ड बाइसिंग है नेगेटिव है। ये बड़े वाला पोटेंशियल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी साइड से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ पे +2 है, बड़े वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, बड़े वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, रिवर्स बाइस। बड़े वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, रिवर्स बाइस। इसमें बड़ा कौन है, 4 वोल्ट, -4, -4 इज ग्रेटर देन -10। हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी साइड, फॉरवर्ड बाइस। हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी साइड, फॉरवर्ड बाइस। ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये बड़ा है। हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड, रिवर्स बाइस। Higher potential is connected to negative side, reverse biased. Higher potential is connected to negative side, reverse biased. ठीक है, चीजें आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? अभी हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं यार, यहाँ पे ये 2 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जो हमारे सेक्शन सी और डी है, इसके अंदर मोस्टली डेरिवेशन है, इसके अंदर मोस्टली डेरिवेशन है, काइंड ऑफ बिल्कुल अच्छे से डेरिवेशन दी हुई है। ये हमारा डेरिवेशन जो भी दूसरा पोर्शन होगा वो आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो भाई देख लेना, अब सेक्शन बी तक हमारे कंप्लीट हो गए, लगभग हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, बाकी वाले भी बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून। थैंक यू।